तो बिल्कुल इधर ध्यान दो, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता था, क्या कांस्टेंट होता था आइसोकोरिक में? आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे प्रेशर घटेगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्या जीरो होगा इसमें, डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा ही डेल्टा यू के बराबर होगा। एक और टर्म इसमें डिफाइन किया था, डेल्टा क्यू को हम एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। और सी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा, सी भी निकल के आता है, एन से एन कटा, एफ आर बाई टू। यानी ये क्या है, मोलर हीट कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब, आ जाओ जल्दी आओ, इसका मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसका यूज क्या है। अगर कोई पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मुझे ये दे दे कि सीवी की वैल्यू दे दे कोई मुझे, 3r/2 सपोज किसी ने दे दी, या फिर 7r/2 लो, किसी ने मुझे सीवी की वैल्यू दे दी, जल्दी आओ, किसी ने मुझे सिर्फ सीवी की वैल्यू दे दी और मोल्स एन दे दिए, कितने मोल्स दे दिए, एन मोल्स, और मुझे डायरेक्टली पूछा कि भाई बताओ डेल्टा यू कितना होगा, क्या हम निकाल सकते हैं? हमें पता है एक तो एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी होता है, या फिर यहाँ पे एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी तो लगा दें, लेकिन डेल्टा टी कहाँ पता है, नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि सीवी दिया है इतना, यानी डेल्टा यू ही किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस चीज, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू और डेल्टा क्यू बराबर होते हैं। डेल्टा यू लिखना है तो इससे अच्छा मैं क्या लिख दूं, डेल्टा क्यू लिख दूं, और डेल्टा क्यू लिखने के लिए सीधे एन सी डी टी लिख दूं, एन सी डेल्टा टी लिख दूं। डेल्टा टी तो फिर भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, जैसे टी नॉट से 4t0, तो क्या लिख सकते हैं, एन सी कितना है 7r/2, डेल्टा टी कितना है 4t0 माइनस t0, यानी 7nr/2 3t0। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सी को यूज कैसे कर सकते हैं, कभी कभी सी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमें तो इन चीजों से मतलब है। ये आई थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जरा कुछ ग्राफ्स का ध्यान दें। ग्राफ 1, सब लोग ध्यान दो। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं आइसोकोरिक के लिए, किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए, आ जाओ, आइसोकोरिक के लिए, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसी लाइन, कौन सा ग्राफ बनेगा तुम ये बताओ, ये वाला, ये वाला, ऐसी लाइन या ऐसी लाइन, सेकंड वाली। क्यों, सेकंड वाली में क्या कांस्टेंट है, अब लाइन ऐसे भी एरो जा सकता है, ऐसे भी एरो जा सकता है, चलो दो अलग अलग ग्राफ बना देता हूं। लाइन में ऐसा भी एरो जा सकता है और ऐसा भी। क्या मतलब है दो एरो का, ये देखो वॉल्यूम तो यहां भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो यहां भी कांस्टेंट है, हाँ वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ ऊपर एरो जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। अच्छा यहाँ प्रेशर घट रहा है तो क्या घट रहा होगा, टेम्परेचर। ये तो पीवी कर्व है, अगर उन्होंने पीवी कर्व दे दिया, सपोज टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दे दिया, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, प्योर मैथमेटिक्स है। वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब या तो ऊपर या फिर नीचे। ऊपर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पक्का क्या बढ़ रहा होगा, प्रेशर। यहाँ क्या घट रहा होगा, प्रेशर। चलो और बताओ, ये देखो पीवी हो गया, टीवी हो गया, कुछ और ले लो, पीटी ले लो, पीटी ग्राफ कैसा बनेगा, सीधे ऐसे देख लो ना, दिक्कत हो रही है तो। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये नंबर, ये भी एक नंबर, 1 2 मान लो, 1 2 2, वी भी फिक्स एक नंबर, 4 मान लो। तो ये क्या हो गया, P इक्वल टू 1/2t, यानी P और T में ग्राफ कैसा बनेगा,
स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू 1/2x, स्ट्रेट लाइन। आ जाओ आ जाओ, रोक थोड़ी लूंगा तुमको आने से, आ जाओ अब, आ जाओ बिना पूछे आओ, चलो। प्रेशर टेम्परेचर ये समझ में आया, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है, ठीक है, मेरी तो एरो इसमें तो ज्यादा मैटर नहीं। चलो ये समझ में आया प्रेशर और टेम्परेचर। तो देखना ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, ये जरूरी है। अब टेम्परेचर उन्होंने वॉल्यूम यहां दे दिया, प्रेशर यहां दे दिया, कैसा ग्राफ बनेगा? कुछ भी ग्राफ बनवा सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन या तो ऐसी या ऐसी। इधर मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा। यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर। इस ग्राफ ध्यान से देखना, ये ग्राफ केमिस्ट्री में दोबारा आएंगे। केमिस्ट्री में सिर्फ ऐसे ही पूछ लेते हैं, ऐसा ग्राफ देते हैं और बोलते हैं बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर लेते। एक बार ये लिखो, पहला प्रोसेस, और बहुत आसान प्रोसेस है इसमें। वो प्रोसेस बहुत आसान होंगे जिसमें कुछ एक ना एक चीज जीरो होगी। जैसे आइसोकोरिक में ये जीरो है, ऐसे आइसोथर्मल भी आसान है, क्योंकि उसमें क्या जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वहां डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। आ जाओ। परसों है, ध्यान से देना, बनने का पेपर। अटेम्प्ट करने के इरादे से आ रहे हैं, घर ही लौट जाए बेहतर रहेगा। सिलेक्ट करके करें क्वेश्चंस, तो ये बन जाएगा तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसे ही करना है, ऐसे ही बन पाएगा। चलो पेपर के लिए एक हिंट, हीट अच्छे से पढ़ लेना। एक छोटी सी वो क्या बोलते हैं उसको, हीटिंग, हीट अच्छे से पढ़ लेना। एक, हाँ, एक टिप और। आ जाओ बैठो। एक टिप ये, हीट वगैरह मॉड्यूल वगैरह जिन्होंने अच्छे से किए उनसे बन जाएगा, लेकिन रोटेशन सेंटर मास इनकी कोई गारंटी नहीं। अब बस इससे ज्यादा नहीं, आपके क्वेश्चन थोड़ी बता दूंगा। बनाया है, मैं नहीं बनाया है। अब आएगा मजा। चलो हटा दूं।
चलो देखो, ये तो हो गया आइसोकोरिक। अरे इस इंफॉर्मेशन से क्या ही कर लोगे, बहुत कुछ पढ़ लेना, फिर रीड पढ़ लेना अच्छे। चलो ये हो गया आइसोकोरिक। अगला प्रोसेस कौन सा है? कौन सा प्रेशर, क्या होता है इसमें कांस्टेंट? इसमें होता है प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। कैसे समझे? आइसोकोरिक तो समझ में आ गया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो पिस्टन को क्या कर दें? लॉक कर दें, क्लैम्प कर दें, ताकि पिस्टन हिल ही नहीं पाए। आइसोबारिक मतलब बहुत आसान, ध्यान दो। जैसे ये पिस्टन था, ये पिस्टन है, ये अंदर गैस भरी हुई है, ठीक, और ये हीटर है, और ये मासलेस पिस्टन है, मतलब बहुत कम मास का पिस्टन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, न्यूटन्स पढ़ा था तुम लोगों ने? अच्छा ऐसा क्यों होता है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो ऊपर कितना लिख देते हो? क्यों? हाथ खड़ा करके बताओ, किसी को परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसी क्या है रीजन? बताओ, बिंदास बोलो, गलत में कोई क्योंकि होता है बस ऐसे ही। कितनी बार लिखा होगा तुमने ऐसा तो? क्यों? ऐसा क्यों? मासलेस है तो? हाँ, वो तो मुझे ही पता क्यों। इक्वेट क्यों करना है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। एफ नेट जीरो होगा तभी ये इक्विलिब्रियम पे। हाँ तो वही तो पूछा, इक्विलिब्रियम चाहिए क्यों? जान दो पुली को ऊपर, मेरा क्या जा रहा है? क्यों चाहिए पुली का इक्विलिब्रियम? जाने दो ना पुली को ऊपर, पुली भी तो मूव करने वाले क्वेश्चन किए ही होंगे, पुली मूव करती है, जाने दो, क्या दिक्कत? अच्छा जिन भी क्वेश्चनों में तुम ये करते हो टी टी टू टी, ध्यान से ऊपर एक लाइन पढ़ना, उसमें लिखा रहता है मासलेस आइडियल पुली। मासलेस मतलब जीरो मास है लगभग इसका। अगर इस पर टोटल फोर्स 1 न्यूटन भी आया है या फिर 0.1 न्यूटन भी आया, तो इसका एक्सेलरेशन जरा लिखना। अगर इस पर एक्स्ट्रा फोर्स, देखो यहाँ तो नेट फोर्स जीरो है, अगर जीरो ना होता, ऊपर थोड़ा भी कम होता, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन कितना आता है? जैसे 0.1 भी फोर्स आया, तो मास किसके बराबर है? एक्सेलरेशन कितना है? लगभग इन्फानाइट। एक्सेलरेशन इन्फानाइट है इस पुली का, तो पलक झपकते ही यहाँ रहेगी नहीं ये पुली, डायग्राम ही नहीं रहेगा तुम्हारे आंखों के सामने, तुम बना क्या रहे हो? डायग्राम ही नहीं रहा, सॉल्व क्या कर रहे हो? तो अगर मासलेस पुली हुई, तो उस पर थोड़ा भी फोर्स आया, बिल्कुल थोड़ा भी, तो वो इन्फानाइट एक्सेलरेशन से क्या कर जाएगी? भाग जाएगी, तो तुम्हारा सिस्टम ही नहीं रहेगा, डायग्राम ही नहीं रहेगा, सॉल्व क्या कर रहे हो? इसीलिए हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। और अगर देखना ध्यान से, पुली मासलेस नहीं हुई, आइडियल या मासलेस नहीं हुई, तो तुम ये कर दोगे, ये गलत होगा। मास जरूरी थोड़ी है बैलेंस हो। अगर पुली का मास 1 kg दे दें वो तुम्हें, तो फिर तुम ये करो, ये गलत है, नहीं कर सकते तुम ये। जैसे रोटेशन में आ जाओ, जैसे रोटेशन में पुली का मास देखा तो होगा तुम लोगों ने, पुली का मास भी होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, और दोनों जगह अलग अलग टेंशन होती है, T1 और टेंशन भी अलग अलग होती है उस समय, तो वहां भी बैलेंस नहीं होता है, वहां पे ऐसा नहीं है। तो वो बैलेंस इसलिए करते हैं हम, ताकि उसको यहाँ यूज करते हैं, जरा समझो। मैंने ये पिस्टन को मासलेस बना दिया, अगर मैंने इस पिस्टन को मासलेस बना दिया, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होनी ही चाहिए, वरना ये पिस्टन यहाँ रहेगा ही नहीं। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से या तो भाग जाएगा, या गैस को दबा देगा, या तो इधर दबा देगा पूरा इसको, या फिर उधर चला जाएगा इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब बाहर प्रेशर कितना है? पी नॉट। बाहर तो हवा है ना, तो अंदर भी कैसा प्रेशर रहा? पी नॉट। थोड़ा भी चेंज हुआ, खत्म। पक्का समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्रेशर अंदर कांस्टेंट रहने का एक तरीका तो ये ऐसा कर सकते हैं। यार हमें ये सब चीजें याद नहीं करनी, मैं तो सिर्फ फील दिला रहा हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट क्यों रहा है यहाँ पे। तो आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। फिर तो हमें सॉल्व करने के लिए तो हमें ये सोचना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी।
प्रेशर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब तुम टेम्परेचर का बढ़ाओगे, इसका टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे तो क्या पिस्टन मूव नहीं करेगा? अच्छा ये बताओ, पिस्टन मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना पिस्टन, तो मूव मासलेस है तो क्या मूव नहीं कर सकता? बिल्कुल धीरे 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 मूव करेगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। पिस्टन मूव किए बिना वॉल्यूम बढ़ कह सकता है या घट कह सकता है? पिस्टन तो मूव करेगा, बिना एक्सेलरेशन के मूव करेगा। एक्सेलरेशन नहीं आ सकता पिस्टन के पास। चलो खैर, ये तो डिटेल वाली बात हो गई, हमें तो कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो इन चीजों से मतलब है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टेम्परेचर के। जरा ग्राफ देखें, हमें बहुत छोटी छोटी चीजें डिस्कस करनी। ध्यान दो इधर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ। चलो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बताओ कैसा होगा? प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा या फिर ऐसा? ऐसा मतलब क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो दूसरा ग्राफ टीवी, ग्राफ कैसा बनेगा? टीवी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये पीवी हो गया, और देखते हैं पीटी, या तो ऊपर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो ग्राफ तो कॉमन सेंस है, समझ में आ जाएगा कौन किसके बीच में दिया है, ध्यान से देख लेना। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की चर्चा करें। थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या कहता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, यही होता है। क्या मैं डेल्टा यू लिख सकता हूं? एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। वर्कडन और लिख दूं, क्या वर्कडन जीरो होगा? नहीं होगा, कुछ तो आएगा। ना ग्राफ पता ना कुछ तो, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है। क्या होता है वर्कडन का फॉर्मूला? जरा ध्यान से देखना ये स्टेप। तो ये तो कॉमन चीज है, इसको तो क्या ही सीखना है, ये तो हर बार ही होता है। नया तो हमें ये सीखना है ना, पीडीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वर्कडन। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात हुई, डायरेक्टली प्रेशर को तुम हर बार बाहर नहीं निकाल सकते थे। जैसे अगर मैं ये देता P इक्वल टू पी नॉट वन प्लस वी बाई वी नॉट, ऐसा है प्रेशर, तो ऐसा प्रेशर उठा के बाहर थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में है कुछ। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो डायरेक्टली प्रेशर क्या आ जाएगा? बाहर। सीधा किसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें? डीवी का, इनिशियल वॉल्यूम से डीवी का इंटीग्रेशन, यानी एक तरीके से देखा जाए तो वन का इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं। तो ध्यान देना सब लोग, पी वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी, कहां से कहां तक? वी इनिशियल से पी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, एक तो ये याद रखना है, याद कुछ नहीं रखना है, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, चाहूं तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल, यही तो लिखा है। पी वी फाइनल को ऐसा लिख सकता हूं, एन आर टी फाइनल। पी वी इनिशियल को लिख सकता हूं एन आर टी इनिशियल। तो एन आर कॉमन ले लो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब डेल्टा टी। यानी आइसोबारिक में वर्क डन बाय गैस, या तो ये याद रखो या ये याद रखो, दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। पक्का समझ में आ रहा है? तो इस पूरे में आइसोबारिक में अभी तक जो चीज याद रखनी है वो ये है कि आइसोबारिक में वर्क डन कैसे निकालते हैं। या तो एनआर डेल्टा टी वर्क डन होगा, ये याद रखना है, एनआर डेल्टा टी वर्क डन होगा, या फिर पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैं ये याद रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है पी बाहर आ गया तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फिर तो चेंज कर लेंगे। अभी काम बना नहीं पूरा, ध्यान दो। और कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। और ये क्या लिख दिया? वर्क डन एन आर डेल्टा टी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा सी निकालते हैं इसमें, यानी मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रखेंगे? डेल्टा क्यू को एन सी पी लिख देता हूं यहाँ, एन सी पी आया एफ आर बाई टू। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक ये पॉइंट, जो मुझे याद रहे की बात है। बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगी चीजें एंड तक। सीपी ये आ गया, हाँ
आ गया? आ गया था, अच्छा हाँ, दिया था मैंने घर के लिए, बहुत बढ़िया। एक बार उन्होंने डायरेक्टली ये पूछ लिया था, एक ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, बस एक बार डायरेक्टली यही पूछ लिया था, सीपी माइनस सीवी कितना हो, डालो जरा कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिए थे, एक आर, एक 2R, एक 3R, ऐसे कर, मतलब वो ये चेक करना चाह रहे थे कितना याद है कितना नहीं, मेंस में पूछा था उन्होंने। देखो जरा इसको। क्वेश्चन लिखो, लिख लिया ये? 3 moles of diatomic gas, 3 moles of diatomic gas is heated, raise temperature from, नहीं 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 हुआ, एक ही पार्ट हुआ था उसका, देखो तो, 3 moles of diatomic gas is heated to raise temperature from 27 to 87 degrees Celsius. Find heat net needed from 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. Find heat needed if pressure is constant. मैंने वॉल्यूम इज कांस्टेंट वाला कराया था, ये प्रेशर इज कांस्टेंट।
तो पहला तो आसान है। हाँ, कितना आ रहा है? ठीक है। आर के टर्म में फिर आर की वैल्यू पुट कर दी होगी, है ना? ये करो, अब आएगा मतलब। ये करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ फिर से। ये हीटर है, एक हीट दे सकते हैं, हीट सप्लाई कर सकते हैं। अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। पी नॉट मतलब आसपास हवा का जो प्रेशर है वो कितना है? 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एरिया पिस्टन का कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पिस्टन का मास दिया है 50 kg। अरे आपने तो मासलेस बोला। मास पिस्टन का दिया है 50 kg। सम हीट इज सप्लाइड। अब मैंने हीट सप्लाई की और पिस्टन ऊपर चला गया, कितना सेंटीमीटर ऊपर चला गया? 20 सेंटीमीटर पिस्टन ऊपर चला गया। डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी कितना है? पी नॉट जो है, पी नॉट मतलब क्या है ये समझ में आ रहा है? हवा में जो, अगर यहाँ एयर भरी हुई है तो एयर का क्या प्रेशर है? आगे से कितना प्रेशर लग रहा होगा मेरी बॉडी? 10 की पावर 5। साइड से भी 10 की पावर 5। जहां भी एयर है वहां से किस 10 की पावर कम होता है या ज्यादा होता है? लग रहा है तुम्हें? एक ह्यूमन बॉडी का अप्रोक्सीमेट कितना एरिया होता होगा? भाई ये कितनी हाइट होगी, चलो बताओ कितनी हाइट? 5 फुट? 5 11 मतलब सेंटीमीटर में बताओ। 170 सेंटीमीटर नहीं यार। जो भी है अप्रोक्सीमेट कर दो, 170 मान लो, चलो एक लंबा आदमी ले लो। 170 सेंटीमीटर, और ये विथ 4 5 सेंटीमीटर मान लो, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की स्केल के आसपास। मल्टीप्लाई करो जरा, 170 × 15, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से तो ज्यादा ही है। 1 मीटर स्क्वायर से तो ज्यादा ही है। 1 मीटर स्क्वायर भी मान लो, एकदम बौना आदमी मान लो। 1 मीटर स्क्वायर मान लो। अगर 1 मीटर स्क्वायर भी लोगे तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लग रही है? 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कितना होता है? 10,000 नहीं, 1 लाख। तो आगे से 1 लाख न्यूटन लग रही है, मुझे पता नहीं चल रहा, देखो मेरे आगे बॉडी पे 1 लाख से ज्यादा फोर्स लग रही है। 1 लाख न्यूटन कितना होता होगा? कितने किलो के बराबर है जरा बताओ? 10,000 किलो के बराबर है। शुरू गिन लो। 10,000 किलो के बराबर है ना। 10,000 किलो का जो वजन होता है उतना आगे से लग रहा है, फील क्यों नहीं हो रहा है? मस्त मूव कर रहा हूँ तो यार। सच में ये सही है, ये एकदम सही है। आगे से इतना हवा, इतना प्रेशर लगा रही है कि जैसे 10,000 किलो का वजन रख दो मेरे ऊपर, इतना। सब निपट लेते हैं। अभी तक कुछ तो होगा जो हम मूव कर पा रहे हैं, मस्त कुछ फील ही नहीं हो रहा। जितना आगे से लग रहा है, आगे ही थोड़ी ना है हवा, पीछे भी तो है हवा। आगे से जितना लग रहा है फोर्स, उतना ही पीछे से लग रहा है, उतना ही साइड से लग रहा है, उतना ही हर जगह से लग रहा है। सब बैलेंस हो गई। मतलब पीछे तुम एक काम करो, वो करो, पीछे वैक्यूम बना दो, अभी देखो क्या हो जाएगा। लगेंगे अगले दिन से तुम्हारे। कहने का मतलब ये है कि सब जगह से फोर्सेस बैलेंस हुई होंगी, तभी मैं फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। आगे से जितनी फोर्स, उतनी पीछे से, उतनी साइड से, उतनी हर जगह से, सारी फोर्स, मतलब इक्विलिब्रियम में हूं मैं। हाँ, ब्लड कैसे जा रहा है ऐसा? ब्लड तो हट है तो ग्रेविटी अगेंस्ट मूव। दिल धड़कना बंद कर जाए तुम्हारा, देखो। चलो, ये समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा फोर्स है। चलो चलो चलो, एक हिंट देता हूँ इसको करने के पहले। तो बाकी चीजें तो आसान है, चलो कर भी लोगे। चलो ध्यान दो, इधर क्या क्वेश्चन है, सोचना। देखो मैं एक हिंट देता हूँ। ये जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, बहुत काम की चीज है ये। और कोई रिजल्ट विजल्ट नहीं है, लेकिन एडवांस वालों ने एक बार एक्सप्रेशन ध्यान से देखा, इसमें ही फंसा है। ये क्या है तुम्हारा? डेल्टा यू। ये क्या है?
वर्क डन। देखो वर्क डन को अगर तुम x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, f/2 टाइम्स x। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, f/2x प्लस x। यानी ये रेशियो क्या है, 1 f/2 रेशियो। ये याद नहीं करना है, रेशियो लिख के देखना है, f/2 + 1। यानी अगर मोनोएटॉमिक हुआ तो अलग रेशियो, एटॉमिक हुआ तो अलग। मतलब मैं तुम्हें ये दे दूंगा सिर्फ, तो तुम ये भी निकाल लोगे ये भी निकाल लोगे बिना फॉर्मूले के। जैसे मोनोएटॉमिक दिया मैंने तुम्हें, मोनोएटॉमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3/2 यानी 5/2 रेशियो 3/2 रेशियो 1 यानी 5:3:2 डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। अब मैंने तुम्हें ये दे दिया, डेल्टा यू दे दिया मैंने, वर्क डन दे दिया 120 है। तो 2 की वैल्यू क्या है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो ये कितना हो गया 300। मैंने कोई फॉर्मूला तो लगाया नहीं, सीधे रेशियो से काम बन गया। मतलब मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, इनमें से कोई भी एक दे दो। ये हिंट है, आप करो। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन। अच्छा पहले क्या निकालेंगे, अंदर प्रेशर निकालेंगे ना, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा एक काम करो, इनमें से कोई एक निकाल लो, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो, चलो हिंट और वर्क डन निकाल लो, फिर ये तो आ ही जाएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये निकालो। डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालोगे, करो या तो ये यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, टूल में निकालना। गलत है ना ये, तो सोचो अच्छे क्या सही रहे हो बस। आया तो क्या है 200, डेल्टा डब्ल्यू है डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू कर लें। डब्ल्यू कितना है 200 जूल, गलत है, तो गलत, सही भी हो सकता
हिसाब से तो गलत। चलो देखो, सॉल्व करते हैं। कर लिया ट्राई, एक निकाल लिया, फिर ये तो निकल आएगा। चलो निकाल लो, ये निकाल लिया तुमने, 200 निकाला, 200 सही मान के ये भी निकाल लो, पूरा निकाल लो, तुम्हारा क्या आता है। चलो, अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, अंदर का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अभी प्रोसेस कौन सी है, देखो पिस्टन मूव तो कर ही सकता है, लॉक तो किया नहीं, आइसोकोरिक होने से रही, आइसोथर्मल पढ़ा ही नहीं है, समझ में आ गया, आइसोबारिक तो है कम से। अंदर का प्रेशर तो निकालूं पहले, प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, पी नॉट के बराबर नहीं होगा, पी नॉट के बराबर नहीं होगा। एक तो पी नॉट लग रहा है ऊपर से, ऊपर तो एयर है, प्लस एक mg/a, प्रेशर ऑफ गैस पी नॉट नहीं है, पी नॉट, पी नॉट प्रेशर किसकी वजह से, एयर की वजह से, और इसके वेट की वजह से कितना प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ये सबको पता है, प्रेशर यही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है इस पिस्टन का, mg, कितने एरिया में, एरिया तो दिया हुआ है। जरा देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मास कितना है 50 m की, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको किस में कन्वर्ट कर लूं, मीटर स्क्वायर में, किसका मल्टीप्लाई करूंगा, चला गया वो जीरो, 10⁵ प्लस 5 इंटू 10⁴, ये किस में आया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चाहिए तुम्हें तो 10⁵ का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर, तो भी जरा 10⁵ में कन्वर्ट कर लो, देखो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितना प्रेशर हो गया। 0.5 इंटू 10⁵ ऐसा लिख दूं, ये 1 एटमॉस्फेयर, यही 1 एटमॉस्फेयर है, 1.5 एटमॉस्फेयर हो गया। मतलब पिस्टन का अगर वेट नहीं होता तो सीधे सीधे कितना होता, 1 एटमॉस्फेयर, पिस्टन की वेट की वजह से 0.5 एटमॉस्फेयर और बढ़ गया, तो ये तो प्रेशर आया, कोई दिक्कत तो नहीं। वर्क डन कैसे निकालूंगा, क्या होता है वर्क डन आइसोबारिक के लिए, पीडीवी का इंटीग्रेशन, दोबारा देख लो, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, सीधे मुझे क्या लिखना है, वी फाइनल माइनस, या फिर क्या बोलूं इसको, चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कितना है 1.5 एटमॉस्फेयर में लिख दिया अभी, बाद में चेंज कर। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, देखो उन्होंने बोला है सम हीट इज सप्लाइड, पिस्टन इज फाउंड टू मूव अप बाय 20 सेंटीमीटर, पिस्टन कितना ऊपर मूव कर गया, यहां था पिस्टन, ऊपर चला गया कितना 20 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना चेंज आया, वॉल्यूम में ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना है, हाइट इंटू
एरिया 20 इंटू 100 यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा वी कितना आया, ये कितना है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा मीटर क्यूब में चेंज कर लें, 1.5 एटमॉस्फेयर में और 2000 इंटू सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2, क्यूब करूंगा तो 10 की पावर -6। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है 10 की पावर 5, कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर, ये -6 तो -3, 1.5 इंटू 2 कितना हो गया 3, 10 की पावर, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, तो तुम्हारा क्या है, वर्क डन आया है। जरा आप डेल्टा क्यू निकाल के दिखाना, मैं गैस देता हूँ कौन सी है, वरना कैसे निकालोगे। मोनो, अच्छा गैस तो पता ही है कौन, गैस दिख रही है, बोला है मैंने क्वेश्चन। ऑक्सीजन डायटोमिक है मोनोएटोमिक, डायटोमिक। बस अब डेल्टा क्यू और निकालो और डेल्टा टी भी निकालो, दोनों। देखो कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बस इतना है, फिर तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जरूरी है सब।
1000। अच्छा तुम लोगों से क्या गलती हुई, जो 200 आ रहा था, mgy a नहीं लिया, ए नहीं लिया। चलो देखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी। पहले तो लिख लो, रेशियो याद नहीं करना है तुम्हें, लिख के देखना है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये क्या होता है, एनआर डेल्टा टी, ये क्या होता है, हर बार लिख के देखो, इतना टाइम तो हमेशा पेपर में रहता ही है। एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। अब देखो सब कुछ कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एफ बाई टू प्लस वन बचेगा, एफ बाई टू बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, वन। एफ की वैल्यू क्या है, 5, 5/2 प्लस वन यानी 7/2, रेशियो 5/2 रेशियो 1, 7:5:2। 7 मतलब डेल्टा क्यू, 5 मतलब डेल्टा यू, 2 मतलब डेल्टा डब्ल्यू। और तुम्हें पता है डेल्टा डब्ल्यू कितना है, 300, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 300, एक की वैल्यू 150, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 7 × 150, ये कितना होता है, 1050 जूल। अच्छा डेल्टा यू भी निकालना होता तो लिख दिया, 150 × 5 कितना होता है, 750। अब डेल्टा टी भी आ जाएगा, देखो क्यों, डेल्टा यू पता है तुम्हें, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, ये कितना है, 750 होल्स। हाँ दिए हैं, दिए हैं। नहीं दिए मोल्स, होल्स नहीं दिए, ये हटा देना, ये लिख लेना। अगर मुझे टेम्परेचर दे देते और ये हाइट दे देते तो मैं मोल्स निकाल लेता। दिमाग लग रहा है, क्यों, प्रेशर पता है, प्रेशर पता है मुझे अंदर का, वॉल्यूम और मिल जाता अंदर का, वॉल्यूम कैसे मिलता, ये हाइट इनटू ये एरिया, तो वी भी मिल जाता, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आर पता ही है, एन पता करना है, और इसका टेम्परेचर भी लगेगा, इसका टेम्परेचर दे देते, मतलब अगर उनको सच में निकलवाना होता तो वो और इन्फॉर्मेशन दे। तो डेल्टा यू ही पूछा है। ला, तो अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जरा कुछ क्वेश्चन और लिखो। एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस, ब्रैकेट में लिखो, एन आइडियल गैस, ब्रैकेट में लिखो Cp इक्वल टू 5R/2, एन आइडियल गैस Cp इक्वल टू 5R/2, Cp की वैल्यू दी है 5R/2, आइडियल गैस ब्रैकेट में लिखो Cp इक्वल टू 5R/2 इज केप्ट इन अ वेसल, kept in a vessel with piston, kept in a vessel with piston free to move, kept in a vessel with piston free to move, kept in a vessel with piston free to move, full stop. Initial volume, initial volume is 0.0083 meter cube, initial volume is 0.0083 meter cube, 0. meter cube at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, वॉल्यूम है 2.0, टेम्परेचर है इनिशियल 300 केल्विन, एंड प्रेशर इज, और प्रेशर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁶ पर मीटर, प्रेशर इज 1.6 इंटू 10⁶ पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। इनिशियल प्रेशर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, एन अमाउंट ऑफ, an amount of heat, an amount of heat
2.49 10 की पावर 4 जूल, an amount of heat 2.49 into 10 की पावर 4 joule of heat is supplied at constant pressure, is supplied at constant pressure. Find delta T of heat. This is supplied at pressure delta T. हटा दूं?
पहला वाला तो हो जाएगा बिना उसके। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और इसके मोल कुछ और है, 1 मोल है। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और इसके मोल कुछ और है। कंबाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लूं, 3 लूं, 5 लूं या बीच का लूं, कुछ भी लूं। मैंने दे दिया ना, लेना है तुम्हें 11/3 ले। 2 गैसेस, 3 गैसेस, 4 गैसेस अलग अलग नेचर की मिक्स करूं, कोई मोनो, कोई डाई, कोई ट्राई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक का नहीं ले सकते। एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले से निकाला है मैंने ये। एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, N1F1 N2F2 अपॉन N1 प्लस N2। N क्या है, मोल्स, F क्या है, जितने मोल्स हैं उसके। जैसे पहले वाले के मोल कितने हैं हीलियम के, हीलियम के मोल कितने हैं, 1 मोल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम का, इसके मोल कितने हैं, कितने मोल है ऑक्सीजन के, O2 के। O2 का मास कितना है, 16 हुआ है ना, 1 हुआ है ना, क्या ऑक्सीजन का 16, अच्छा O2 32, तो 1/2। और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 के मोल्स आने, 5/2 6, 11/2 अपॉन 3/2, कट के कितना आया 11/3। तो मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ, फॉर्मूले को जरूर लिखना। अगर 3 गैस हुई तो N1F1 N2F2 N3F3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। डायमेंशन समझ में आ रहा होगा, NF और नीचे N ताकि F बचे।
कितना आया डेल्टा टी। चलो कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या मल्टीप्लाई करना है बताओ, मैं कर दूंगा। कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट निकाल के बता दो। डेल्टा टी कितना आ रहा है, निकला कि नहीं निकला? चलो कैसे निकाले, क्या क्या दिया है जरा ध्यान दो। इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है पहले वो तो देखो। पी दिया है कितना, इनिशियल कितना दिया है प्रेशर। तो वॉल्यूम कितना दिया है ये। पी इनिशियल वी इनिशियल दिया, और कुछ दिया है क्या? टेम्परेचर इनिशियल दिया है। हाँ, ये बोला है डेल्टा क्यू कितना सप्लाई किया गया है, कुछ ये भी दिया 2.49 इंटू 10 की पावर। तो डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकता हूं। इससे काम क्या बनेगा, डेल्टा क्यू पता है मुझे कितना हीट सप्लाई की गई है, 2.49 10 की पावर 4। मोल्स पता है क्या, नहीं पता, निकालने पड़ेंगे। सी पता है क्या, कितना दिया है सी, डायरेक्टली सी दे 5R/2। अच्छा मोल्स कैसे निकालें, पीवी इक्वल टू पी दिया है इनिशियल कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर, पी दिया है पीवी अपॉन आर। आर कितना है, आर ही लिखा रहने दो, एक काम करो टी कितना लिखें, ये निकाल लिया मोल्स, पीवी अपॉन आर टी करके मोल्स निकाल लिया, छाप दिया। कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं। 1.6 10 की पावर 6 इंटू 83 10 की पावर 1 2 3 4, 83 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 300R 5R/2 इंटू डेल्टा टी। आर से आर निपटाया, छापने की जरूरत है। हाँ क्या? अच्छा बोल रहे हो यहाँ प्रेशर एटीएम में ले लूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी में किस में लेते हैं, तो एटीएम में ले लो और ये फिर लीटर में ले लो, फिर जूल में कन्वर्ट कर लो, तो यही तो आएगा। या तो एटीएम और लीटर लो, या फिर सीधे एटीएम की जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में लो। जब पीवी इक्वल टू एनआरटी में या तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वी लीटर तो भी ठीक है, या फिर प्रेशर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हो या पास्कल में ले रहे हो, वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। आर से आर कट गया, फिर देखें 10 की पावर 4 से ये काटा तो कितना हुआ 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से 300 के 2 जीरो काट दिए, 2.49 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.6 टू 10 की पावर -4, ये है डेल्टा टी। 10 की पावर -4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 100, नहीं 10 की पावर 4, ठीक ये आएगा अप्रोक्सीमेट। पावर आवर सही है ना, दो काटी दो, 5 भी रह गया क्या, एक 5 रह गया शायद यहाँ से, एक 5 नीचे और आएगा, क्या आएगा डेल्टा, कैलकुलेट करें यार, हमें तो लॉजिक से मतलब है, वहां कैलकुलेशन। टू 2.49 टू 3 4 0
8 by 83 8 by 5 by 1 points 225 आया। क्या है क्या क्या लॉजिक से मतलब है हमें कैलकुलेशन, मतलब क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया था कि ये पता है ये निकाल सकते हैं, तो ये निकाल सकते हैं। वहां कैलकुलेशन अच्छी बनेगी, वहां की टेंशन नहीं। चलो ये वाला और करो, वाला देखो। सारे मैं एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी। मेंस में क्या पूछते हैं मैं बता चुका हूँ पहले, ग्राफ व्राफ सिंपल, या फिर वो अभी तक जो एरिया अंडर द कर्व डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। एडवांस में अगर पूछेंगे तो कुछ दिमाग जरूर लगवाएंगे। क्वेश्चन क्या है समझ में आया? डेल्टा क्यों निकालना है जब पिस्टन क्लैंप है, यानी आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा क्यों निकालना है? ये वाला कौन सा है? आइसोबारिक के लिए। डेल्टा क्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन में डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करूं, या फिर डायरेक्ट डेल्टा क्यू निकाल सकता हूं एन सी डेल्टा टी से। तो मोल्स पता है मुझे, साफ साफ दिख रहे हैं आंखों के सामने मोल्स। 1 और 1/2 कितना हो गया? 3। एन पता है, एफ पता है, तो सी पता है, सी वी पता है, सी वी पता है, बट डेल्टा टी तुम्हें दिया हुआ है। बिल्कुल आएगा, उससे भी आएगा कि वर्क डन और उससे निकालें, लेकिन वर्क डन निकालो कैसे? ये नहीं ना तुम्हारे पास। हाँ फॉर्मूला बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, अपने अपने तरीके से कर सकते हो। पहला कौन सा? आइसोकोरिक है, तो वर्क डन 0 होगा, तो डेल्टा यू निकाल लो, वही किसके बराबर होगा? डेल्टा क्यू के। निकाल के देख लो, में ही निकालना चीजें। पिस्टन क्लैम्ड है पहला। क्लैम्ड मतलब कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक के लिए डेल्टा क्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी। मोल कितने हैं? टीवी कितना होता है? टीवी कितना होता है? एफ आर बाय 2। एफ कितना है? 11/3, 11/6 आर। डेल्टा टी कितना है? 27 से 77, यानी 50। चाहे केल्विन में हो चाहे किसमें, डेल्टा टी तो डेल्टा टी। हुआ ये काटा 2। 11 इंटू 25/2 आर कितना होता है ये? आर की वैल्यू चाहो तो 25/3 रख दो तो जूल में आ जाए। यार अभी तो अपन ये लिख, पिस्टन इज फ्री
तो डेल्टा क्यू अब क्या आएगा, एन सीपी डेल्टा टी। सीपी कितना होता है, आंसर है, सॉल्व भी कुछ नहीं करना, किसी भी पता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और देखने में ऐसा लग रहा था। इसमें लॉजिक सबसे बड़ा ये था, ये मैंने तुम्हें ये दे दिया ना, उन्होंने जब क्वेश्चन दिया था तब ये दिया नहीं था, उन्होंने ये निकलवाया था, मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अभी ये पता ही नहीं है। अब ये आइडिया लग गया, अगर 3 होंगी तो क्या लिखेंगे, N1 F1 N2 F2 F3, ऐसे ही कितनी भी हो, 8-10 हो, सारी लिखते जाएंगे। यानी अगर फॉर्मूला बनाना है कुछ अच्छा सा, किताबों में जैसा लिखा रहता है, वो लिख देता हूं, NI FI अपॉन नीचे NI I इक्वल टू 1 से, जो भी लेना चाहो, कैपिटल N I इक्वल टू 1 से, अरे ये लिख दिया, ऐसा लगता है देखने में, लेकिन होता कुछ भी नहीं। क्या N1 F1 N2 F2 ऐसे चलता जाएगा, F इक्विवेलेंट निकालने का समझ में आंसर निकालो फाइनल इसका, आर के टर्म में निकालो। कैसे आया ये पूछ, टोटल वैल्यू बता रहे हो, हाँ आर की वैल्यू डाल दो, फिर वैल्यू मल्टीप्लाई तो कर लोगे मैं। तो 2 प्रोसेस हुए अभी तक हमारे, आइसो आइसो बारिक, एक है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब, थर्मल नाम से समझ में आ रहा है क्या, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू में क्या यूज होगा, क्या होगा, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू में क्या जीरो होगा, अगर आइसो डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा टी क्या है, ये नहीं हुआ ना टेम्परेचर। आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होगा, जीरो, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू क्या होंगे, बराबर। मतलब सबसे बढ़िया प्रोसेस वो है जिनमें कुछ ना कुछ जीरो हो जाए, ताकि निकालने में अपनी मेहनत कम हो जाए, जैसे आइसोकोरिक और आइसो। तो हमारे 2 प्रोसेस और हैं, एक आइसोकोरिक, सॉरी एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक, 2 प्रोसेस और बचे हैं हमारे पास, एक है आइसोथर्मल और एक है एडियाबेटिक। के बाद भी नहीं, 2 लेक्चर बचे, नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिर से बता रहा हूँ, ये पोर्शन ऐसा है जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसके ऊपर एक डब्बा रख दें, फिर क्वेश्चन पूछ लें कुछ मैकेनिक्स से रिलेट करके, या थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन बना, वरना बाकी थर्मोडायनेमिक्स पूरा याद करने का है। मैं याद ही नहीं होगा सीपी की वैल्यू है, और वहां याद नहीं आया, निकालते थोड़ी बैठेंगे हम, तो याद रहनी चाहिए कुछ कुछ चीजें। वर्क डन जैसे
खुद ही याद रहना चाहिए। वर्क डन आइसोबारिक में क्या आता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या फिर एन आर डेल्टा टी, या फिर पी डेल्टा वी, कुछ भी लिख सकते हैं। याद रहनी चाहिए, टीपी याद रहना चाहिए, सीवी याद रहना चाहिए, वर्क डन वगैरह याद रहनी चाहिए। ये रेशो वाली चीज याद रहनी चाहिए, रटी नहीं होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेस्ट तरीका है, आगे जब भी रिवाइज करें एक पन्ना लें, उस पर सारे फॉर्मूले लिखें लाइन में, लाइन से एकदम तथा आइसोबारिक में ये तथा ऐसे करके सारा फॉर्मूला लिखें। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान टॉपिक है, कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चन एक आता पक्का है। हाँ, अब कल के पेपर के लिए, कल का पेपर बढ़िया पेपर है, सिलेक्ट करें चीजें। हाँ, जो भी परसों, साल भर में नहीं हो पाया वो एक दिन में। हाँ, तो आराम से देना, क्वेश्चंस फिल्टर करना, कम अटेम्प्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा सामने वाला भी कर पा रहा है ये सोचना है। यही होता है, ये एडवांस में ये मेंटेलिटी लेके कूदना है, हमसे नहीं बन रहा तो दूसरा कौन सा बना। अब वहां सही यही है, वहां यही होने वाला है। जे एडवांस का पेपर देखोगे, पहला नहीं बना, दूसरा नहीं बना, अरे मर गए, तीसरा पेन छोड़ दोगे। ये नहीं करना है, वहां सिलेक्ट करने हैं, ये सोच के चलना है ना, सामने वाला भी तो छोड़ ही रहा होगा पेन, अलग थोड़ी सीख के। तो वो कल पेपर में समझ में आ जाएगा कैसे क्या डील करना है एक पेपर से। इससे पहले मेगा टेस्ट हुआ है, वो 2 पेपर होते हैं, वैसे ही हुआ है ना, बढ़िया मैट्रिक्स होती है, मोर देन रहता है, ये सब चीज एडवांस का। एक दूसरा, हाँ दूसरा खास बात, चैप्टर जो पहले हो गए हैं, पहले जो क्वेश्चन बन गए थे, पहले जब चैप्टर चलता है तब क्वेश्चन बनना आसान होता है। सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा तब तुम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस लगाओगे, काफी इश्यू आता है, तब बन जाएंगे। अब बनाओगे नहीं बनेंगे, अब लगता है भूल गए चीजें। हाँ, तो वो रिवाइज करना ही पड़ेगा। वो चैप्टर उतना कभी नहीं रहेगा जितना चलते टाइम रहता है। थर्मोडायनेमिक्स जैसी अभी क्वेश्चन बन रहे होंगे, जैसे मॉड्यूल लगाया है सपोज दिया मैंने, या कैलोरीमेट्री जिस समय पढ़ रहे थे, वैसा कभी नहीं रहने वाला। तो वो सबके साथ दिक्कत है, तुम्हारे साथ नहीं है। ध्यान देना चीजें, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, कॉपी रिवाइज जितना ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, इसका एक तरीका जरूर है, प्रैक्टिस इतनी बढ़ा लो, समय है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाओ, ताकि चीजें बहुत कॉमन सेंस हो जाए, फिर नहीं भूलोगे। तो जो भूल रहे हैं उसका मेन रीजन ये है प्रैक्टिस नहीं होनी। प्रैक्टिस बढ़ाओ, बुक लगाओ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बुक लगाना जरूरी है। एक बुक जरूर लगाओ जिनको सच में तैयारी सही चल रही है, जो बैठे मजे कर रहे हैं वो बुक है, कुछ भी मत